सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ रिया द्विवेदी एंड आज हम करने वाले हैं क्लास फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। एंड आई एम गारंटिंग यू आफ्टर दिस सेशन आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स दिमाग में नहीं रहेंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। सबसे पहले हम जान लेते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है, कौन से पार्ट में एग्जिस्ट करते हैं, कौन से आर्टिकल्स जो है फंडामेंटल राइट से जुड़े होते हैं, ये सब चीजें। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स हमें मिले तो है, लेकिन कई लोग क्या समझते हैं कि भाई हमें आज़ादी मिली हुई है, हमें राइट्स मिले हुए हैं और इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इस क्लास में हम ये भी जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ राइट्स नहीं है और ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, इनके साथ कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि अगर आपके पास सपोज आपसे कह दिया जाए कि आपके पास आज़ादी है कि आप कुछ भी कर सकते हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट है कि हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, हमारे पास राइट है, हम फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो क्या फ्री मूव करते करते आप किसी और के घर में जाके उसके सोफे में बैठ के टीवी देखने लग जाएंगे और कहेंगे ये तो मेरा राइट है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे आज़ादी है कि मैं फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता हूँ। लेकिन जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति की लिबर्टी या आप कह सकते हैं राइट टू प्रिवेसी को हानि पहुंचा रहे हैं। तो अपने राइट को एंजॉय करते समय अगर आप किसी और के राइट को वॉयलेट कर रहे हैं तो वो आपका राइट नहीं कहलाएगा। ठीक है, आप अपने राइट्स एंजॉय कर सकते हैं लेकिन बिना किसी और के राइट को वॉयलेट करें। सपोज आपके पास राइट टू लाइफ है, सबके पास राइट टू लाइफ है, लेकिन अगर आपने किसी की राइट टू लाइफ को खत्म करने की कोशिश की, आपने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, तो आपने उसका मर्डर किया मतलब उसकी राइट टू लाइफ को क्या कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया। तो आपको इसके लिए क्या होगी, पनिशमेंट होगी। तो जो भी लोग राइट्स को वॉयलेट करते हैं उनको पनिशमेंट देने का अधिकार भी हमारे कोर्ट्स के पास है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में एग्जिस्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक बहुत सारे राइट्स जो हैं हमें मिले हुए हैं। मेनली 6 राइट्स हैं, उनके पार्ट्स जो हैं हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। पार्ट 3 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये ऑलरेडी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है कि पार्ट 3 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया कहा जाता है। या ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड मैग्ना कार्टा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए मैग्ना कार्टा है क्या बेसिकली। ये अगर हम देखें इंग्लिश, किंग जॉन आई गेस के द्वारा एक चार्टर ऑफ राइट्स जो है वो दिया गया था और उसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो उसको हमने यहाँ अपने फंडामेंटल राइट से कंपेयर किया है और जैसे वहां पर इंग्लिश उसमें मैग्ना कार्टा जो है वो चार्टर ऑफ राइट्स है, ऐसे ही हमारा पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स को इंश्राइन करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी दी जाती है फंडामेंटल राइट्स की सभी लोगों को, किसी भी भेदभाव के बिना, यानी कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए फंडामेंटल राइट्स इक्वली एग्जिस्ट करते हैं। शुरुआत में यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय पर हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन आज के समय पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो ऐसा कौन सा राइट है जो हटा दिया गया है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करते थे। पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। देन राइट टू फ्रीडम जो कि आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22 में एग्जिस्ट करता है। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि आर्टिकल 23, 24 है। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो हमारा 6th फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, इसे रिपील कर दिया गया था। ठीक है, तो अब इसे रिपील कर दिया गया तो क्या राइट टू प्रॉपर्टी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए बाकी सारे राइट्स जो हैं वो अभी भी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट में है, यानी कि टोटल आज के समय पर 6 फंडामेंटल राइट्स है कि हमें आज़ादी है, बराबरी का, समानता का अधिकार है हमें, ठीक है, हमें फ्रीडम है, आज़ादी है क्या क्या करने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, कि हम चाहें वो बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ भी बोल सकते हैं तो हम किसी के लिए अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम
खिलाफ नहीं बोल सकते, या देश ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते। तो ये सारी चीजें लिमिटेशंस में आती है कि आपके पास राइट है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास कुछ लिमिटेशंस है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इस तरीके से हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। सो आप देखिए, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको डिलीट कर दिया गया था। कब डिलीट करा गया? 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको डिलीट कर दिया गया और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। इसका मतलब राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन एज अ फंडामेंटल राइट नहीं, एज अ लीगल राइट। आर्टिकल 300A जो कि पार्ट 12 का हिस्सा है, वहां पर जो है आपका ये एक लीगल राइट है। सो आज के समय पर हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। देखिए, हमने इतना सब कुछ देखा है, हमें अभी वन बाय वन हम 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स क्या क्या है, यानी कि क्या ऐसे फीचर्स है, क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को इतना ज्यादा, आप कह सकते हैं ना, ग्लोरियस बनाती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पहली विशेषता। पहली विशेषता क्या है कि भाई इनमें से कुछ राइट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं, और बाकी के कुछ राइट्स जो हैं वो, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो चाहे वो नॉन इंडियन सिटीजन हो, उन्हें भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो स्पेशली हमारे इंडियन सिटीजन्स को ही मिले हुए हैं, बाहर के लोग या फॉरेनर्स जो है उसका लाभ नहीं उठा सकते। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट राइट, कि भाई ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये एब्सोल्यूट नहीं है। मैंने भी आपको अभी भी बताया था कि एब्सोल्यूट क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास आज़ादी है फ्रीली हैंड मूव करने की, ठीक है, आपके पास आज़ादी है कि आप अपना हैंड जो है कहीं भी मूव कर सकते हो, बिकॉज यू हैव फंडामेंटल राइट। आप कुछ भी कर सकते हो, आप हाथ घुमा रहे हो अपना, और वो हाथ घुमाते घुमाते किसी के चाटा लग गया, ठीक है, तो क्या वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ? किसी और की फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट क्या, आप किसी और को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हो? ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि ये एक तरीके से फ्रीडम है। आपके घर वालों ने कहा कहीं भी घूमो कुछ भी करो, तो आप ऐसे से हाथ घुमा रहे हो, किसी और के चाटा लग रहा है, आप कहोगे मैं तो घुमाऊंगा, मेरी आज़ादी है, मैं तो ऐसे ही हाथ घुमाऊंगा। भाई किसी और के चाटा लग रहा है, आप कैसे घुमा सकते हो? तो यहाँ पे क्या आ गई, आपके लिमिटेशन आ गई। उसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते करते किसी और के फंडामेंटल राइट को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो वहां पर आपका फंडामेंटल राइट कर्टेल हो जाता है। ठीक है, सो ये जो है हमारे एब्सोल्यूट, कई बार क्या है एग्जाम में ये स्टेटमेंट आ गया, सपोज अगर आपने ये वीडियो देखी नहीं होती या आपको किसी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया होता और आपके एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर क्वालिफाइड राइट्स, तो आप क्या कहते हैं, अरे एब्सोल्यूट क्यों नहीं है, एब्सोल्यूट राइट्स है, हमारे बेसिक राइट्स है यार, हमें मिले हुए हैं, ऐसे कैसे नहीं है? बट ऐसा नहीं है, उनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है स्टेट के द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा उन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगती है। और क्यों लगती है, कैसे लगती है, मैंने अभी अभी बता दिया कि अगर आपको घूमने की आज़ादी है तो आप किसी के घर में जाके बोरिया बिस्तर रह के लेके नहीं जा सकते कि भाई हम तो आज से यहीं रहेंगे, मेरा तो अपना कोई घर नहीं है, मकान घर से निकाल दिया, अब तो मैं यहीं पे रहूंगा। क्यों भाई? क्योंकि मेरे को आज़ादी है, मैं अपने देश में कहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन आप किसी और की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जा रहे हो, आप किसी और की राइट टू प्रिवेसी को खत्म कर रहे हो, तो ये जो है वो गलत है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं और उन रेस्ट्रिक्शंस को हमें फॉलो भी करना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो किस लिए हमें मिले हुए हैं, ताकि जो स्टेट है उसके मनचाहे एक्शन या आर्बिट्री एक्शन से हम बच सके। तो इसके अगेंस्ट हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। अगर फंडामेंटल राइट नहीं होता, अगर आपके पास राइट टू इक्वालिटी नहीं होता, तो क्या आप सरकार से मांग सकते कि जो आप इस बात को दे रहे हो, इसको दे रहे हो, वो हमें भी चाहिए? किसी को नौकरी मिल गई, आपको नहीं मिल रही, तो आप कुछ कह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास राइट टू इक्वालिटी है ही नहीं। अगर आप वुमेन हो, कोई मैन है, किसी के साथ अच्छा सलूक हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई हमारे को भी समान अधिकार दो। क्यों? क्योंकि आपके पास फंडामेंटल राइट नहीं होता। तो हमारे पास इस वक्त फंडामेंटल राइट है, तो इसलिए हम इस तरीके के डिस्क्रिमिनेटरी चीजों से बच सकते हैं। ठीक है, और साथ ही ये राइट सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट नहीं मिले हैं, किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी अगेंस्ट हम इसको अवेल कर सकते हैं। तो ये भी आपको दिमाग में याद रखना है। Then they are justiciable, allowing person to move the courts for their enforcement, यानी कि
ये राइट्स जो हैं वो जस्टिसेबल है। देखिए, जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जिन्हें हम डीपीएसपीज कहते हैं, ठीक है, वो नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल क्यों है? क्योंकि अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा तो आप किसी कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं कर सकते या आप अपील नहीं कर सकते कि भाई, जैसे कि राइट टू आपको कह दिया गया है, या फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, उनको आप क्या बोलते हैं, वो भी नॉन जस्टिसेबल है। क्यों? क्यों? अगर मान लीजिए आपके पास, आपको बोला जाता है कि आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, आपको ये करना चाहिए, आप नहीं करें, वो आपके अपने मन की इच्छा है। ऐसे डीपीएसपीज जो हैं वो गवर्नमेंट के अपने मन की, मतलब उनके लिए एक निर्देश है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने चाहा कि आने वाले समय में जब इन चीज़ों की जरूरत होगी, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, ठीक है, तो जब आने वाले समय में इसकी जरूरत लगेगी तब गवर्नमेंट इसको इन्फोर्स कर देगी। अगर गवर्नमेंट इसको इन्फोर्स नहीं भी करती है तो आप उसके लिए अपील नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे डीपीएसपी का वॉयलेशन हुआ है, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दे आर नॉन जस्टिसेबल, उसके लिए आप जस्टिस नहीं मांग सकते। तो इसका बेसिक सा मीनिंग यही है, जस्टिसेबल यानी कि इसके लिए आप जस्टिस मांग सकते हो। अगर आपको कोई राइट टू इक्वालिटी का वॉयलेशन कर रहा है, अगर राइट टू फ्रीडम का वॉयलेशन कर रहा है, अगर आपके साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, ठीक है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, तो इन सब के खिलाफ आप क्या कर सकते हो? जस्टिस मांग सकते हो। तो आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हो उसके इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है। कोर्ट्स के पास रिट्स भी होती है, कोर्ट्स जो है रिट्स जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट्स के पास, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास रिट्स का भी अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आगे आने वाली उसमें वीडियो में भी देखेंगे, आगे की वीडियो में भी देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर कौन राइट्स आते हैं, राइट टू फ्रीडम के अंदर कौन कौन से राइट आते हैं, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर जो 2 आर्टिकल्स हैं उनमें क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। तो आगे नेक्स्ट फीचर को हम पढ़ लेते हैं फंडामेंटल राइट के, कि दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। कि भाई अगर नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो सकते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई, ठीक है, आपातकालीन स्थिति आ गई, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन 2 ऐसे राइट्स हैं जो सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। तो ये जो 2 राइट्स है ये सस्पेंड नहीं होते। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान 2 राइट सस्पेंड नहीं होते। इसके अलावा बाकी के 6 राइट्स में अगर देखें, आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड तभी किया जा सकता है जब इमरजेंसी जो है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, यानी कि या तो कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो, बाहर के देश ने आक्रमण कर दिया हो, ऐसी सिचुएशन में, या फिर ऐसी सिचुएशन में जो है आप आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 19 के 6 जो राइट्स दिए हुए हैं, आर्टिकल 19 में टोटल 6 राइट है, तो वो कब सस्पेंड होते हैं? वो सस्पेंड तभी होते हैं जब इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन लगती है, ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन या इंटरनल इमरजेंसी के समय पर इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दिमाग में बैठा के रखना है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे ये स्टेटमेंट्स होते हैं जो कहीं पे आ जाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, अरे ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब नहीं हो सकता। तो ये जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपको माइंड में बैठा के रखने हैं, ताकि एग्जाम में अगर आप ये स्टेटमेंट देखें तो दिमाग में एकदम से आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कह रहे हैं फंडामेंटल राइट नॉन जस्टिसेबल है, तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं भाई, इसके लिए तो हम जस्टिस मांग सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देखें इनकी एप्लीकेशन जो है, यानी कि आप फंडामेंटल राइट्स जो है उनको रेस्ट्रिक्ट कब किया जा सकता है? जब मार्शियल लॉ जो है, किसी भी एरिया में मार्शियल लॉ लगा हो, ऐसे समय पर आप फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इसके एप्लीकेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब मार्शियल लॉ अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है, तो मार्शियल लॉ का मतलब हो गया मिलिट्री का रूल। जब किसी भी सिचुएशन में मिलिट्री रूल इम्पोज किया जाता है किसी भी एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के दौरान, तो उस समय पर क्या होता है, आपके फंडामेंटल राइट्स जो है उस समय पर अप्लाई नहीं होते, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी अलग है, मार्शियल लॉ जो है वो अलग है, ये दोनों अलग अलग है, आप इनको मिक्स मत कर देना, ठीक है। तो मार्शियल लॉ यानी कि मिलिट्री रूल जब इम्पोज हो जाता है चीज़ों को रीस्टोर करने के लिए, हाँ, दंगा फसाद हो रहा है उसको ठीक करने के लिए, तो उस समय पर भी आपके रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है आपके फंडामेंटल
राइट्स पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए देखिए आगे जो है हमारे, ये जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर 14, 15, एक सेकेंड, तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे राइट्स जो आते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। राइट टू फ्रीडम के अंदर जो 6 राइट्स आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे राइट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट। सो तब तक के लिए ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट।